अमेरिका में एक बात कही जाती है और वो सेलिब्रिटी को लेकर है। हमारे देश में जब हम सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो फिल्म स्टार, बाकी तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे उद्योगपति हुए जिनको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें और किसी बिजनेसमैन की बात करें, किसी उद्योगपति की बात करें, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम जहन में आता है जिसे इस देश ने एक बिजनेसमैन होने के बावजूद सेलिब्रिटी का दर्जा दिया, और वो शख्स कोई और नहीं, रतन टाटा थे, भारत के रतन, जिनकी कल रात मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में एक लंबी बीमारी के बाद, लंबी भी नहीं, कुछ दिन पहले ही वो अस्पताल में दाखिल हुए थे। उम्र की कई सारी ऐसी चीज़ें थी, बढ़ती उम्र की वजह से जो होती है, और उसी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ब्रिच कैंडी अस्पताल में ली। और देश ने एक बिजनेस की दुनिया के सेलिब्रिटी, एक कहूँ तो सबसे बड़े दानवीर, एक नेक रहमदिल शख्स को खो दिया। पूरी क्राइम तक फैमिली टीम की तरफ से रतन टाटा को हार्दिक श्रद्धांजलि उनकी इस मौत पर। और मुझे लगता है कि अगर हर बिजनेसमैन उनके जैसा हो तो फिर अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है वो पट सकती है। इतने सारे पैसों का मालिक एक शख्स एक आम जिंदगी जीता, एक आम आखिरी वक्त तक, कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, आम कपड़े पहनना, आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह रहना, वैसे ही व्यवहार, और अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश और लोगों की भलाई के लिए दान में दे देना। मतलब पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, दिल कितनों के पास होता है। तो आज रतन टाटा की शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी आपके सामने। बहुत सारे लोगों को ये एक गलतफहमी रहती है कि जो रतन टाटा हैं ये टाटा घराने से आते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन जब जितना पढ़ा, रिसर्च किया, सारी चीज़ें जानी तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। टाटा एक पहले बिहार में था, अब झारखंड में एक जगह का नाम है, ये जमशेदपुर है, पहले उसको टाटा नगरी कहते थे, और वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो जमशेद जी टाटा, ये टाटा इंडस्ट्री के, टाटा समूह के संस्थापक थे, फाउंडर थे। जमशेद जी टाटा के दो बेटे थे, एक का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे का नाम था रतन जी टाटा। फाउंडर्स जो थे जमशेद जी टाटा, उनके दो बेटे, दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की जब शादी हुई उसके बाद बहुत कम वक्त में उनकी मौत हो गई, यानी जमशेद टाटा के दूसरे बेटे की। जवानी में ही उनकी वाइफ विधवा हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोई औलाद हुई नहीं थी, क्योंकि रतन जी टाटा की पहले कम वक्त में ही मौत हो गई शादी के बाद। तो उन्होंने मुंबई में एक पारसी ऑर्फन हाउस से, एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया। रतन जी टाटा की वाइफ, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया पारसी अनाथालय से, और उस बच्चे का नाम रखा नवल टाटा। तो जमशेद जी टाटा के दो बेटे, एक का नाम सोराब जी, दूसरे का नाम रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की शादी हुई, शादी के बाद कम वक्त में उनकी मौत हो गई, बीवी विधवा हो गई, औलाद कोई थी नहीं। तब रतन जी टाटा की वाइफ ने एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था नवल टाटा। अब नवल टाटा की बाद में शादी हुई, उस शादी से उन्हें दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम रतन टाटा रखा, बल्कि यही रतन नवल टाटा, हमारे वाले टाटा जो कल हम सबको छोड़कर चले गए। तो नवल टाटा ने शादी की, उनकी दो औलादें हुई, दो बेटे। एक का नाम था रतन नवल टाटा और दूसरे का नाम था जिमी नवल टाटा। ये दोनों सगे भाई थे, रतन टाटा और जिमी टाटा। लेकिन इन दोनों के पैदा होने के बाद नवल टाटा की अपनी पहली पत्नी से अनबन हुई और दोनों में डिवोर्स हो गया। और ये पैदाइश, जो जन्म हुआ था रतन टाटा का, ये सूरत में हुआ था, गुजरात के शहर में। तो पहली पत्नी से नवल टाटा जी की अनबन के बाद
तलाक के बाद नवलजी टाटा ने दूसरी शादी की और उस दूसरी शादी से उन्हें फिर एक बेटा हुआ और उस बेटे का नाम रखा नोएल टाटा। तो यानी कुल मिलाकर रतन टाटा दो भाई थे, एक उनके सगे भाई एक ही माँ बाप से जिनका नाम जिमी टाटा और दूसरे सौतेले भाई नोएल टाटा। अब मतलब एक गोद लिए हुए पारसी अनाथालय से शख्स के बेटे थे रतन टाटा। अब रतन टाटा चूंकि लेकिन टाटा घराने से, टाटा एक बहुत बड़ा एम्पायर, 160 अरब डॉलर की इस वक्त इसकी पूरी कीमत है, 160 अरब डॉलर। तब इसके बाद वो धीरे धीरे उनकी परवरिश हुई। चूंकि माँ बाप में तलाक हो गया था पहली माँ, फिर उन्होंने दूसरी शादी की, तो रतन टाटा अपनी दूसरी यानी सौतेली माँ के पास नहीं गए बल्कि अपनी दादी के साथ ही रहने लगे और दादी ने रतन टाटा को गोद ले लिया और अब वही उनको पालती थी, यानी उनके पिता जो नवल टाटा थे उनकी माँ ने। तो अब दादी की छत्रछाया में रतन टाटा बढ़ रहे, वही उन्होंने दत्तक पुत्र की तरह उन्हें पाला। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद सबसे पहले उनकी मुंबई में ही पढ़ाई होती है। मुंबई के कैथेड्रल और फिर जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की। फिर वो वहाँ से न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। फिर 1962 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर 75 में वहाँ से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हैं। ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन टाटा ख़ानदान से होने के बावजूद रतन टाटा की दिलचस्पी टाटा के बिजनेस में नहीं थी, वो अपना कुछ करना चाहते थे। और जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका में छोटी मोटी नौकरी भी की और ये सब कुछ चल रहा था। इत्तेफाक से 1961-62 की बात है, तब वो फिर न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस पहुँचे। लॉस एंजलिस में रहने के दौरान एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया और वो दोनों अब शादी करना चाहते थे और शादी होने वाली थी। इत्तेफाक से उनकी दादी को सूरत में ये बात पता चली। दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब भी थी। दादी ने फ़ोन किया और रतन टाटा अपनी दादी को बहुत मानते थे क्योंकि माँ बाप से अलग दादी नहीं पाला पोसा था। तो फ़ोन सुनते ही वो फ़ौरन लॉस एंजलिस से सूरत पहुँच जाते हैं और जो वो शादी होने वाली थी वो शादी रुक जाती है। तो पहली शादी थी, अगर वो फ़ोन ना आता दादी का तो शायद रतन टाटा शादीशुदा होते, लेकिन बाद में जिससे उनकी शादी होनी थी उसकी शादी कहीं और हो गई। अब वो लौट आते हैं, फिर दादी कहती हैं उसके बाद अब धीरे धीरे उनके अंदर कुछ ऐसी खासियत थी कि अब उन्हें टाटा सन्स की तरफ उस वक्त उन्हें लगा कि आना चाहिए। और फिर जे.आर.डी. टाटा उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि तुम टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिजनेस करो। कहते हैं कि जब ये अमेरिका में ही थे उसी दौरान में इनसे ये बात कही कि तो तुम टाटा ज्वाइन करो। तब ये एक IBM कंपनी में काम कर रहे थे शुरुआती, रतन टाटा। तो उनसे कहा गया कि तुम टाटा सन्स को ज्वाइन करो, लेकिन अब ये कंपनी भी प्रोफेशनल। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा अपना CV यानी बायोडाटा भेजो। तो रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन IBM के ऑफिस में बैठे थे और उस दिन ये फ़ोन आया कि तुम्हारा बायोडाटा चाहिए था, तुम कोई भी हो, हमारे टाटा घराने से ही हो। तो उन्होंने कहा कि अपना पहला बायोडाटा उन्होंने IBM के ऑफिस में रखे एक टाइपराइटर से टाइप किया और वो बायोडाटा उन्होंने भेजा। और जब वो बायोडाटा भेजा उसके बाद उनकी नौकरी टाटा ग्रुप में लगी, यानी कि उन्हीं की एक तरह से विरासत थी। जब टाटा ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले उनको भेजा गया जमशेदपुर और इसी दौरान में एक कंपनी चल रही थी नेल्को, जो घाटे में चल रही थी। अब जे.आर.डी. टाटा बहुत होशियार थे, पहले जिसको आगे विरासत में बढ़ाना, अभी तक कुछ पता नहीं आगे चल के टाटा में कौन चेयरमैन बनेगा, तो वो आजमाते भी थे। तो उन्होंने कहा देखते हैं इसमें कितनी काबिलियत है। तो इसीलिए पहले उन कंपनियों में भेजा जो घाटे की कंपनी है कि क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी नेल्को, जैसे भी टेल्को है वैसे एक नेल्को हुआ करती थी। तो उसका उन्होंने उनको डायरेक्टर बनाकर भेजा और कहा कि ये कंपनी बुरी दौर से गुजर रही है, आप देखो। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को को प्रॉफिट में ला दिया
और उस कंपनी को जो घाटे में थी घाटे से उबार दिया और इससे बड़ी खुशी हुई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बाद में 1977 की बात है, इस कंपनी में हड़ताल हो गई और उस हड़ताल के चलते नेल्को को बंद करना पड़ा, जो रतन टाटा चाहते नहीं थे, लेकिन ऊपर से मैनेजमेंट का, बॉसेस का ऑर्डर था। तो जिस पहली कंपनी की जिम्मेदारी रतन टाटा को दी गई वो कंपनी बंद हो गई। किसी के लिए भी शुरुआत में एक धब्बा और ठप्पा होता है। इसके बाद अब रतन टाटा को कहा गया कि चलो आपको दूसरी जिम्मेदारी देते हैं। तो एक टाटा की एक अपनी कपड़े की मिल्स थी, कपड़े की फैक्ट्री, जिसका नाम था इम्प्रेस मिल्क्स। तो अब रतन टाटा को इस इम्प्रेस मिल्स कपड़े की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी। वहाँ पे भी उन्होंने काम किया, कंपनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने इस कंपनी को भी फैसला लिया कि बंद करना है। तो कमाल देखिए कि रतन टाटा की टाटा इंडस्ट्री में जो एंट्री हुई, जिन दो कामों से, वो दोनों चीज़ें एक तरह से उनके लिए नाकाम साबित हुई। पहले नेल्को और फिर इम्प्रेस मिल्क्स, और ये दोनों बंद करनी पड़ी। कंपनी बंद हो गई, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में अब ऊपर लोगों को ये एहसास था कि ये आदमी कुछ अलग है। तो उस वक्त जे.आर.डी. टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने रतन टाटा की काबिलियत को पहचान लिया और कहा कि ये कुछ करेगा। तब उन्हें इन्हीं दो नाकाम कंपनियों के, जिन कंपनियों को बंद करना पड़ा, एक होता है कि उसके बाद आपके ऊपर नाकामी का ठप्पा लगता है, लेकिन इन दो बंद कंपनी जिसको खुद बंद करना चाहते थे उस वक्त जे.आर.डी. टाटा, लेकिन मौका दिया और देखा कि उसने इतने कम वक्त में क्या कर दिया। तब उन्होंने पहली बार, उस वक्त तक ये पता नहीं था कि जे.आर.डी. टाटा के बाद कौन टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनेगा, और वो 1930 से चले आ रहे थे जे.आर.डी. टाटा इसके चेयरमैन। 1981 में पहली बार उन्होंने, 77 में वो नेल्को बंद हुआ, उसके बाद 80s के आसपास ये इम्प्रेस मिल्स बंद हुआ, जो कपड़े की कारखाना था। इन दोनों के बंद होने के बावजूद काबिलियत को देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने यह तय कर लिया कि टाटा को अपना अगला चेयरमैन मिल गया है और वो रतन टाटा होंगे, जबकि दावेदार बहुत थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि रतन टाटा होंगे। हालांकि इसके लिए फिर अगले 10 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। अब इसके बाद रतन टाटा को और भी जिम्मेदारी दी गई और वो अपना काम करते रहे। 1991 में आखिरकार रतन टाटा को जे.आर.डी. टाटा ने लगभग 60 साल तक चेयरमैन रहने के बाद टाटा ग्रुप की पूरी कमान सौंप दी, जिसका उस वक्त बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, जिसमें अपने ही खानदान के लोग भी थे। उस विरोध की कई वजह थी। एक वजह ये थी कि जे.आर.डी. टाटा जो है और रतन टाटा के पिता एक अनाथालय से गोद लिए गए, फिर उनके बच्चे और बाकी भी रिश्तेदार और भी थे। तो रतन टाटा ही क्यों, लेकिन जे.आर.डी. टाटा की पार की नज़र थी कि ये लड़का कुछ करेगा, और उन्होंने रतन टाटा को तमाम विरोध के बावजूद ट्रस्ट की मीटिंग में ट्रस्टी बोर्ड ने वोट डाला और वो चेयरमैन बने 1991 में। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने जो टाटा को मतलब तरक्की दी, वो अनबिलीवेबल था। सबसे पहले टाटा मोटर्स की कहानी आगे भी बताऊंगा आपको, पर एक जो उन्होंने क्रांति की वो टीसीएस है। टीसीएस मतलब किसी भी फील्ड में, जो आजकल तो आप कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होता है जैसे नीट या जेई का, उसको कंडक्ट कराती है आपके टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है। और मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में गजब काम कर दिया टीसीएस ने, और टीसीएस टाटा की एक तरह से एक ब्रांड कंपनी बनी। और भी उसके बाद तो नमक से लेके जहाज़ तक जो भी आप सोच सकते हैं सारे टाटा बनाते हैं। ये आपके बहुत सारे ऐसे ब्रांड जो टाटा के हैं, आपके तनिष्क टाटा ज्वेलर्स का ही, टाटा का ही है, ऐसे तमाम कंपनियां थी। लेकिन टाटा मोटर्स रतन टाटा के बेहद करीब था, इसलिए कि उनको मोटर और इन सारी चीज़ों का बड़ा शौक़ था। और उन्होंने इससे पहली कंपनी थी जब टीसीएस जो शुरू किया था, उसके पब्लिक इशू जारी किए थे टाटा कंपनी ने, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके न्यूयॉर्क तक के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया गया इस कंपनी को। तो टीसीएस ने, और उनकी सोच नहीं, अब टेक्नोलॉजी आ रही, कंप्यूटराइज, ये सारी चीज़ें, उस ज़माने में ही
तब 90s के दौर में ही रतन टाटा ने सोच लिया था कि ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी। अब वो टाटा मोटर्स की तरफ आते हैं और उनका शौक था। उसके बाद अब वो टाटा मोटर्स में आने के बाद टाटा मोटर्स को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन, मतलब इतने बड़े आदमी। अब ये हुआ कि पहली शादी तो हो नहीं पाई, 1962 में हो जाती। और उसकी एक वजह और भी थी, 1962 में जब दादी का फ़ोन आया तो उसी के बाद फिर उनको जाना था, वापस शादी कर लेते, लेकिन भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई थी 1962 में ही। उसकी वजह से सारी चीज़ें पलट गई, फिर जाने का मौका नहीं मिला और जिससे शादी होनी थी वो किसी और की दुल्हन हो गई। उसके बाद भी 3 और ऐसे मौके आए जब रतन टाटा की शादी होनी थी, तीनों बार शादी नहीं हो पाई। तो 4 खुद रतन टाटा ने एक्सेप्ट किया कि 4 मौके ऐसे आए जब उनकी शादी हो चुकी होती, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि नहीं हुई। हाँ, एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की जिससे आप शादी करना चाहते थे, तो ये भी एक पब्लिक डोमेन में है कि रतन टाटा ने प्यार किया और रतन टाटा शादी भी करना चाहते थे। और वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, बहुत मशहूर, आप लोगों ने देखा होगा बहुत फिल्मों में, मेरा नाम जोकर, मुझे आज भी याद है उनकी, सिमी ग्रेवाल। सफ़ेद कपड़ा पहनने का जिनको शौक़ है, उन्होंने कुछ शो भी होस्ट किए हैं। सिमी ग्रेवाल के साथ रतन टाटा का एक रिश्ता था, प्यार करते थे, लेकिन सिमी ग्रेवाल से भी उनकी शादी नहीं हो पाई। तो रतन टाटा के नसीब में शायद शादी की रेखा ही नहीं थी। 4 मरतबा ऐसा मौका आया जब शादी हो सकती थी, लेकिन वो शादी हुई नहीं और आखिरकार वो कुंवारे ही रह गए। तो अब रतन टाटा की ज़िंदगी के जोड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं। रतन टाटा के बारे में आप में से तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं कोशिश करूँगा उन कहानियों को आपके सामने रखूँ जो शायद पब्लिक डोमेन में कम हो। तो एक एक करके उनकी तमाम कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। रतन टाटा के बारे में जो सबसे मशहूर किस्सा है वो ये है कि एक बार इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस में, जो वहाँ अपनी विक्टोरिया, अपनी वहाँ की क्वीन महारानी, वो एक स्पेशल अवार्ड देना चाहती थी रतन टाटा को, और ये उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। बकिंगम पैलेस में आप सोचिए इतना बड़ा अवार्ड, और रतन टाटा को बुलाया गया। 2018 की बात है, 2018 में। तो इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए रतन टाटा को, चूँकि वो बहुत डोनेशन और सारे काम करते हैं, उसके लिए भी चुना गया था। तो उनको बुलाया गया, अवार्ड का फंक्शन था 2018 में। फंक्शन की डेट करीब आ गई है, अब जिस दिन ये फंक्शन है सब कुछ तैयारी हो गई है। अचानक प्रिंस चार्ल्स को, जो अब तो खैर वहाँ के, चूँकि महारानी की मौत के बाद उन्होंने गद्दी संभाली है ब्रिटेन की, उनके पास मैसेज पहुँचता है अचानक उसी दिन, सेम डे जिस दिन अवार्ड है, और रतन टाटा का। और वो कहते हैं कि मैं माफ़ी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस अवार्ड को लेने पर्सनली नहीं आ पाऊँगा, तो मजबूरी है, माफ़ कर दीजिएगा। और ये बात आज तक किसी ने, खुद रतन टाटा ने कभी किसी को नहीं बताया। खुद प्रिंस चार्ल्स ने एक रोज़ ये इंटरव्यू में अपने एक बात कही कि 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट जब अवार्ड के लिए बकिंगम पैलेस में बुलाया गया था, रतन टाटा नहीं आए, और उसकी वजह दुनिया को मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए थे। उन्होंने कहा उन्होंने किसी को बताया नहीं। वो वजह उन्होंने ये बताई थी कि मेरे कुत्ते की तबीयत ख़राब है, और ये दुनिया जानती है कि रतन टाटा को पेट से बहुत प्यार था। उन्हें तमाम, जो ख़ास तौर पर जितने भी कुत्ते हैं, उनसे बहुत ही प्यार था। मुंबई में एक 5 मंजिला अस्पताल उन्होंने बना रखा है इन कुत्तों के इलाज के लिए। तो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को बताया कि मैं आ तो जाता, लेकिन मेरी सब कुछ है, बस मेरे कुत्ते की तबीयत ख़राब है और उसकी देखभाल कौन करेगा, इस वक्त उसको मेरी ज़रूरत है। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स ने सुनी, तब उन्होंने कहा कि रतन टाटा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। तो ये पहली कहानी है जो बहुत मशहूर है। रतन टाटा के साथ क्रिमिनल और गैंगस्टर भी भिड़े, ये भी बहुत मशहूर किस्सा है उनका। 1980s की बात है, 80 की। रतन टाटा को एक कंपनी में, उनकी एक फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और उस हड़ताल की वजह ये थी कि एक गैंगस्टर वहाँ के यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। उस गैंगस्टर के साथ करीब 200 लोग थे, और जो मजदूर थे वहाँ पे 2000 थे।
लेकिन ये 200 लोग उन 2000 मजदूरों पर भारी थे, क्योंकि ये सब हथियार गुंडे मवाली टाइप थे और वो चाहते थे इस यूनियन पे कब्जा कर लें, तो जब तक अपनी मनमानी करेंगे। जो वहाँ के सारे मैनेजर और मैनेजमेंट के लोग थे वो भी उस जो गैंगस्टर था उससे डरते थे। अब ये बात ऊपर तक पहुँची, रतन टाटा तक जब पहुँची तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ये हुआ कि जो गैंगस्टर मानता है उसकी मांग मान लो, यूनियन में एंट्री दे दो, बाकी सब प्यार से काम हो जाएगा। रतन टाटा ने कहा नहीं, ये गलत परंपरा है। एक बार बात मांग ली तो अपने देश में जितने भी टाटा की फैक्ट्री है तो वहाँ ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो इसको पहले ही दबाना है। वो खुद उस फैक्ट्री में पहुँचे और उन्होंने कहा जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा मैं इस फैक्ट्री में रहूँगा। उसके बाद उस फैक्ट्री में रहे, लोगों ने कहा ये गैंगस्टर ख़तरनाक है, 200 लोग हैं इसके साथ, मजदूर सब भी डरे हुए, वो भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। रतन टाटा ने कहा उन 2000 मजदूरों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो डरे हुए, उनका परिवार है, तो उनको मैं गलत नहीं मानता, पर इनको गलत मानता हूँ। और वो लास्ट तक लड़े। पुलिस ने भी साथ नहीं दिया, कमाल दे, मतलब पुलिस भी है, जब भी बात हो, कंप्लेंट हो तो हाथ पैर जोड़ लेती कि साहब इनके पास इतने लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अब रतन टाटा पहुँच कर ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। कई मीटिंग हुई, गैंगस्टर ने कहा बात मान लो नहीं तो फैक्ट्री चलने नहीं दूंगा, वो झुके नहीं और आखिरकार ऐसी लड़ाई लड़ी कि बाद में उस गैंगस्टर को उसके गुर्गों समेत गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को, और उसके बाद उस फैक्ट्री में हालात नॉर्मल हुए और सब कुछ ठीक हो गया। ये उस वक्त सुर्खियों में आया था 80s में कि रतन टाटा, जिनको कोई मतलब नहीं था, किसी को भी भेज के इन चीज़ों पे समझौता करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जहाँ जहाँ कंपनी हमारी या फैक्ट्री है वहाँ अगर ऐसी चीज़ें आएंगी, कोई गुंडा अगर हमारे उसमें घुसने की कोशिश करेगा तो आगे चलकर इस पर लगाम लगाना मुश्किल होगा, इसलिए इसको शुरुआत में ही रोकना था। और बिना जान की परवाह किए हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मजदूर हो, तुम्हारे ऊपर खतरा तो मेरे ऊपर भी खतरा होगा। और 80s में इतनी सुरक्षा, सिक्योरिटी ये सब नहीं थी, लेकिन वो डटे रहे कि अगर कुछ होगा तो पहले मुझे होगा। और आखिर में उन सारे गैंगस्टर और उसके लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, और फिर कभी किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। रतन टाटा को प्लेन उड़ाने का बड़ा शौक था और वो एक लाइसेंसी पायलट थे, उन्होंने बाकायदा लाइसेंस ले रखा है। तो उनका एक किस्सा और भी बड़ा मशहूर है, और वो किस्सा है 2004 का। 2004 में पुणे में उनके एक जो स्टाफ थे उनकी तबीयत बिगड़ गई, और अचानक पुणे में, बल्कि टाटा ग्रुप के एक MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी तबीयत बिगड़ गई। और इत्तेफाक से रतन टाटा पुणे में ही थे। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इनको फ़ौरन मुंबई ले जाना पड़ेगा। अब उस दिन संडे का दिन, कोई एयर एम्बुलेंस मिल नहीं रहा है, फ्लाइट को है नहीं, सड़क के रास्ते ले जाने में वक्त पता नहीं कब क्या हो जाए, तो बड़ी मुश्किल आ गई। तो अब सारे लोग सोच रहे हैं करूं क्या। तब रतन टाटा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं प्लेन उड़ाऊंगा और मैं लेकर जाऊंगा। सबने कहा अरे ऐसे कैसे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा स्टाफ को वो फैमिली की तरह मानते थे। उन्होंने कहा मैं लेकर जाऊंगा। सब मना करते रहे, हालांकि मालूम था कि ये लाइसेंसी पायलट है, लेकिन उन्होंने उतनी देर में सारे एयरपोर्ट पे, रनवे पे सब तैयारी कर ली, और इत्तेफाक से वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से तभी जब कुछ लोगों ने जो एयर एम्बुलेंस बुक किया था वो भी पहुंच गया रतन टाटा का नाम सुनकर। तो ये उड़ाकर तो नहीं ले गए, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, और बाद में एयर एम्बुलेंस से उनके MD को मुंबई भेजा गया, और बाद में वो ठीक हो गए। तो उनकी इस इंसानी मदद की एक कहानी भी बड़ी मशहूर है। एक आपको टाइपराइटर वाला किस्सा तो बताया है कि कैसे उन्होंने अपना पहला रिज्यूमे एक टाइपराइटर पे बनाया था। जो सबसे मशहूर किस्सा है, अगर टाटा ग्रुप और रतन टाटा की बात करें, तो मोटर कार या गाड़ियों से रतन टाटा को शुरू से बड़ा शौक था, एक प्लेन से, एक मोटर कार से। और इसीलिए जब टाटा मोटर की उन्होंने कमाल संभाली, टाटा मोटर उनके दिल के सबसे करीब था। तब उन्होंने एक 1998 की बात है, इंडिका कार आई थी, अब भी इंडिका है शायद। इंडिका कार आई, बड़े प्यार से, और बड़े सपने थे इंडिका कार को ले मार्केट में उतारने की रतन टाटा को, और उन्होंने इस कार को लॉन्च किया। लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी कामयाबी नहीं मिली, और इंडिका कार लोगों ने पसंद ही नहीं किया, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। जितनी बिक्री होनी थी नहीं हुई, उसमें बहुत सारी कमियां निकाले जाने लगी। अब इंडिका कार टाटा मोटर्स का मेन ब्रांड था उस वक्त, जिसको लॉन्च किया था बड़े ज़ोरों शोर से, और वही फुस साबित हो गया। अब इसको लेकर हर एक को पता था कि इसके पीछे रतन टाटा है, तो मतलब जितने बोर्ड मेंबर टाटा ग्रुप के बाकी लोग, वो भी अब रतन टाटा पे उंगली उठा रहे हैं कि ये क्या है, और करोड़ों का घाटा हो रहा है।
घाटा इतना बढ़ गया कि अब इतना दबाव आ गया कि रतन टाटा को ये कहा गया कि एक काम करो, आप इस बेच दो आप इसको, मतलब टाटा मोटर्स को भी बेच दो, इंडिका कार को भी बेच दो आप। तो इतने दबाव में थे कि रतन टाटा ने कहा कि ठीक है इसको बेच लेते हैं। और हालांकि उन्हें फिक्र थी कि एम्प्लॉय का क्या होगा, लेकिन ये था कि कंपनी का क्या करें, इतना घाटा हो चुका है। तो अब बेचे किसी? तो अमेरिकी कंपनी, एक फोर्ड कंपनी है जो गाड़ी बनाती है। तो फिर ये अमेरिका में, स्पेशली रतन टाटा अमेरिका में जाकर फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं उनसे, बिल फोर्ड, उनके साथ मीटिंग हुई और जाकर उन्होंने बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चीज़ है। सारी बात ठीक ठाक चल रही थी, फोर्ड कंपनी इसको खरीद भी रही थी। लेकिन एक लाइन ऐसी कह गया बिल फोर्ड रतन टाटा को कि उन्हें लगा कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे मेरे देश की भी बेइज्जती है। और वो एक तरह से अपमान का घूंट पी कर रह गया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी ही नहीं, जो आता ही नहीं, आपने उसमें इतने पैसे क्यों लगा दिए? ये काम आपके बस का नहीं है। ये मीटिंग चल रही थी, शायद ये सौदा हो जाता, शायद वो बिक जाता, लेकिन इसे एक लाइन ने रतन टाटा को लगा कि ये बहुत बड़ा इंसल्ट कर दिया उसने। वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकलते हैं, वापस इंडिया आते हैं और तय करते हैं कि नहीं, अब वो नहीं बेचेंगे और अब दिखाएंगे कि ये चीज़ भी मुझे आती है। और इसी के बाद वो फिर से अपने एक नए टीम बनाते हैं, रिसर्च कराते हैं, पता कराते हैं कि लोगों को आज के दौर में किस तरह की कार पसंद है, क्या फीचर्स होना चाहिए, सब कुछ। और देखते ही देखते वही कार जो पिट गई थी, टाटा मोटर्स की फिर बाद में आने वाली कार, टाटा मोटर्स को आसमान पर पहुंचा देती है। और जो घाटे का सौदा था वो फायदे में पलट जाता है। वक्त का खेल देखिए। इसके कुछ वक्त के बाद फोर्ड कंपनी घाटे में चली जाती है, लगभग दिवालिया। अब यह है कि कोई खरीद ले तो कंपनी का कर्ज उतर जाए, और उस वक्त कोई खरीदने को भी तैयार नहीं। इस आलम ये था। रतन टाटा को पता चला कि फोर्ड दिवालिया है और उनकी माली हालत ख़राब है, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, उनको मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बिल फोर्ड को कॉल किया और कहा कि हम आपकी कंपनी की मदद करने को तैयार हैं, हम आपकी कंपनी खरीदेंगे, लेकिन बातचीत के लिए आपको, मैं अमेरिका नहीं आऊँगा, बस आपको इंडिया आना पड़ेगा। टाटा का हेडक्वार्टर है मुंबई में, बॉम्बे हाउस। बॉम्बे हाउस में बिल फोर्ड को बुलाया गया, वहाँ बैठ के डील हुई और रतन टाटा ने फोर्ड की, वो भी ऐसी वैसी गाड़ियाँ नहीं है वहाँ पे, लैंड क्रूज़र, रेंज रोवर, ये सारी जो फोर्ड बनाती है, पता नहीं 2.6 अरब कितने डॉलर का वो, मतलब बिलियन या जो भी, वो एक करार था। लेकिन खैर वो करार इतना माने नहीं रखता कितने पैसे का था। जिस शख्स ने बेइज्जती की थी रतन टाटा की, रतन टाटा ने उस शख्स को बुलाकर उसे पूरी इज्जत दी और कहा कि हम मदद करेंगे, और वो कंपनी खरीदी। न सिर्फ कंपनी खरीदी बल्कि एक भी वो लाइन नहीं दोहराई जो खुद बिल फोर्ड ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि आपको जो चीज़ आती नहीं है आप क्यों उसमें, वरना वो पलट के कह सकते थे कि शायद तुम्हें भी नहीं आती वरना आप दिवालिया क्यों होते, पर उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी। इतना ही नहीं, इस हद तक रिस्पेक्ट दी कि उन्होंने कहा जो हम आपसे ख़रीद रहे हैं हम उसमें टाटा नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने असली नाम, चाहे वो लैंड क्रूज़र हो, रेंज रोवर है, वो रखा, और बिल फोर्ड इस बात के एहसानमंद हुए। और चलते चलते खुद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपने मेरी कंपनी खरीद कर मुझ पर एहसान किया। तो ये एक किस्सा रतन टाटा का बहुत मशहूर है। 26 से 11 कौन भूल सकता है इसको। मुंबई में जब 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आए, तमाम ओबराय से लेके ताज पर हमला किया और सबसे ज़्यादा नुकसान ताज पर हुआ। और ये ताज होटल जो है ये टाटा ग्रुप्स का ही एक है, उन्हीं की मिल्कियत है। तो जब ये हमला हुआ, इस हमले में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे स्टाफ के साथ सब कुछ हुआ। तो हमले में जितने लोग मारे गए उनमें से करीब 80 लोगों से जैसे ही हमला ख़त्म हुआ, खुद रतन टाटा पर्सनली एक एक से जाकर मिले, और जो लोग मारे गए उनके परिवार का कहा कि पूरा खर्चा टाटा ग्रुप उठाएगा, टाटा ट्रस्ट उठाएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएगा। और वो काम उन्होंने किया।
इसी तरीके से एक बार एक क्रिकेट को भी लेकर रतन टाटा की कहानी बड़ी मशहूर है। कहानी ये है कि जब अफगानिस्तान ने एक T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान को हरा दिया था, तो ये खबर चली कि इस राशिद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बेहतरीन प्लेयर है राशिद खान, कि राशिद खान के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए टाटा ग्रुप उन्हें 10 करोड़ रुपए दे रहा है। अब कायदे से इस बात में कोई बात नहीं थी, लेकिन रतन टाटा सोशल मीडिया पे तब तक आ चुके थे और वो बाकायदा आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है और हमने कभी किसी से कोई ऐसा वादा नहीं किया, ना हमने कोई ऐलान किया है, तो ये शायद अफवाह है। अब आप कह सकते हैं कि ये सख्ती है, चुप रहते, लेकिन वो ईमानदारी थी कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, तो हम क्यों इस अफवाह को पर दें। उन्होंने साफ मना कर दिया। ज़िंदगी सादगी भरी ऐसी थी कि इकोनॉमी क्लास तक में चल देते थे कपड़े। आप रतन टाटा के किसी भी तस्वीर को उठाकर देख लीजिए, उस तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा कि रतन टाटा कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। एक लड़का है नायडू, यंग लड़का, कई तस्वीरों में शायद आपको दिख जाएगी, अगर मिली तो मैं अभी लगा दूंगा, इस कहानी में ही देखेंगे आप। ये जानवरों पशु प्रेमी था, उनके लिए कुछ करना चाहता था और वो चाहता था कि कुछ लोग इसको फंड करें, मदद करें, कुछ NGOs है इस तरह के। तो नायडू के पिता ने कहा कि तुम रतन टाटा को लेटर लिखो, क्योंकि उन्हें जानवरों से, खासतौर पर कुत्तों से बहुत प्यार है, शायद मदद करें। उसने लेटर लिखा और अपना एक प्रेजेंटेशन दिया कि वो ये करना चाहता, उसने कुछ बनाया था और इससे कुत्तों और उसकी सेहत और बाकी चीज़ों में बड़ा फ़ायदा होगा। जब वो प्रेजेंटेशन भेजा और लेटर भेजा उसके साथ ही, रतन टाटा ने उसे वापस लेटर लिखा और मिलने के लिए बुलाया अपने घर। वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद रतन टाटा ने उसकी इस पूरी सोच से इतने खुश हुए कि उससे पहले कहा कि तुम रिसर्च करो, पढ़ाई करो। उसे अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। वो अमेरिका गया, वापस आया। जब वापस आया तो रतन टाटा ने एक रोज़ उससे कहा कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना पसंद करोगे। उसे और क्या चाहिए था, वो बन गया। आखिरी वक्त तक रतन टाटा की देखभाल, चूँकि रतन टाटा ने कभी कोई शादी नहीं की, औलाद कोई है नहीं, उसी नायडू ने की। रतन टाटा को खाना खिलाना, बाकी नहलाना धुलाना नायडू के हाथ में था। और नायडू के साथ ही मिलकर, और नायडू के इससे अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने मुंबई में एक 5 मंजिला कुत्तों के लिए स्पेशली अस्पताल खोला है, जहां एक वक्त में शायद 2000 जानवरों का इलाज हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना प्यार था इन कुत्तों से। अब सबसे अहम सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद टाटा समूह की कमान किसको सौंपी जाएगी, कौन है वो लोग। तो उसमें कुछ नाम है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि रतन टाटा के 2 भाई हैं। एक उनके अपने सगे भाई जिनका नाम है जिमी टाटा। जिमी टाटा भी टाटा ग्रुप से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने 25 साल पहले इस ग्रुप से किनारा कर लिया, मतलब बिजनेस से, और अपना एक मुंबई के ही एक 2 कमरे के फ्लैट में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि वो ट्रस्ट में भी है, बोर्ड में भी है, और उनका शेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन आम जिंदगी उनको पसंद है। और इत्तेफाक से रतन टाटा जैसे ही जिमी टाटा ने भी शादी नहीं की। यानी रतन टाटा और जिमी टाटा नोएल टाटा के वो बेटे हैं जो पहली पत्नी से उनके हुए, और ये दोनों सगे भाई हुए। जो दूसरी शादी की थी रतन टाटा के पिता ने, उनसे एक और बेटा हुआ था, उसका नाम है, उनका नाम है नोएल टाटा। तो नोविल रतन टाटा। तो अब जो रियल भाई हैं रतन टाटा के, जिमी टाटा, 25 साल से ये अलग है बिजनेस में, और शादी है नहीं, कोई औलाद इनकी भी नहीं है। तो अब चूंकि 25 साल से ये दूरी बना रखी है, तो अगला टाटा का कमान जिमी टाटा को सौंपा जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। तो फिर कौन? तो जो रतन टाटा के सौतेले भाई नोविल रतन टाटा, वो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और उनके सौतेले भाई नोविल रतन टाटा की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है लिया और एक का नाम है माया। ये दोनों बेटियां भी टाटा ग्रुप के अलग अलग वेंचर्स में लीड करती हैं। जैसे कोई जितने ताज होटल और इंडियाज होटल है, एक वो देखती हैं, एक बाकी और देखती हैं। तो कुल मिलाकर अगर रियल ब्रदर जिमी टाटा को हटा दें तो 3 दावेदार हैं। एक है नोविल रतन टाटा,
रतन टाटा के सौतेले भाई, और बाकी दो नोबेल रतन टाटा की दोनों बेटियां यानी कि भतीजी रतन टाटा की हुई, लिया और माया। अब इन तीन में से किसी एक के अगला रतन टाटा के बाद बनने की उम्मीद है। अब चुना कैसे जाता है और बना कैसे जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस बिजनेस घराने में बड़ी अच्छी सारी कुछ नियम और पॉलिसीज़ हैं जिसको बाकी को भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ बाकायदा एक ट्रस्ट होता है जिस ट्रस्ट के लोग ये तय करते हैं कि कौन अब टाटा की इस पूरी विरासत को आगे ले जाएगा। तो और रतन टाटा ने कभी अपना उत्तराधिकारी अनाउंस नहीं किया, तो कल से पहले भी उन्होंने कभी नहीं किया। अगर वो उत्तराधिकारी अनाउंस कर देते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती, लेकिन चूंकि किया नहीं तो अब बात आएगी चार लोगों पर। एक जीवी टाटा जो उनके सगे भाई हैं लेकिन वो दूर हैं इन चीज़ों से, एक सौतेले भाई और उनकी दो बेटियां हैं जो इस टाटा समूह से जुड़ी हुई हैं। तो टाटा में असल में कुल मिलाकर दो ट्रस्ट होते हैं और इन्हीं दो ट्रस्ट के लोग, जो उसमें कुल करीब 11 लोग हैं, वही फैसला करते हैं कि टाटा की कमान किसको सौंपी जाएगी। तो जो दो मुख्य ट्रस्ट हैं टाटा के, वो एक है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और दूसरा है सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो सर दोराबजी और सर रतन टाटा ट्रस्ट, इन दोनों ट्रस्ट के अभी जो हेड थे, मुखिया थे, वो रतन टाटा थे। अब इस ट्रस्ट में बहुत सारे ट्रस्टी हैं अलग अलग। अब उन्हीं लोगों को ये तय करना है कि अगला कौन होगा, और अगले में 3 नाम सबसे ज़्यादा है जो मैंने आपको बताया, नोबेल रतन टाटा या फिर उनकी दोनों बेटियों में से कोई एक। तो अब कमान उन्हीं की सौंपी जाएगी। हालांकि अपने सौतेले बेटे के साथ रतन टाटा की पहले रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो कभी मतलब पब्लिक इसमें फोरम पे या कभी सार्वजनिक रूप से इन दोनों की कोई तस्वीरें भी साथ नहीं देखी गई। लेकिन हाल के वक्त में पिछले कुछ सालों में कहते हैं कि इन दोनों भाइयों के, सौतेले भाइयों की, मतलब रतन टाटा और उनके भाई के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए। घर आना जाना हुआ, वो हालचाल पूछने के लिए जाते थे। अभी नोबेल रतन टाटा की उम्र करीब अराउंड 65 या 67 है और ये 87 के थे। तो रिश्ते अच्छे हैं। तो बहुत मुमकिन है और ज़्यादा चांसेस यही है क्योंकि जिमी टाटा जो है उनकी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन वो दोनों ट्रस्टी में हैं, मतलब उनका भी वोट होगा। और ये सौतेले भाई और उनकी 2 बेटियां इन 3 में से हैं। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि शायद नोबेल रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के अगले चेयरमैन होंगे, जिसका फैसला शायद जल्दी हो जाए। जितनी भी रतन टाटा की आपको कहानियां सुनाओ उतनी ही कम है, लेकिन एक चीज़, रतन टाटा ने जो काम भलाई के लिए किया ना, शायद दूर दूर तक कोई नहीं है। कोरोना में बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग बैठे रहे और रतन टाटा ने हज़ारों करोड़ों रुपए सरकार और बाकी सबको दिया कि लोग ज़रूरत, कंपनियां लोगों को बाहर निकाल रही थी। उस वक्त रतन टाटा ने एक पोस्ट लिखा था और कहा था कि ऐसे वक्त में आप लोगों को मत बाहर निकालिए, ये हालात ऐसे नहीं फिर कभी हो सकता है, इसके लिए प्लान कीजिए ताकि लोगों की आप नौकरी न छीन सकें। उनका ये बहुत वायरल हुआ था क्योंकि हर कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी बाहर निकाल रही थी। उनकी अगर आप लिस्ट देखें कि इस देश में सिर्फ बिजनेस हटा दीजिए, समाज सेवा के काम में कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च किए। हिंदुस्तान में पहला जो स्पेस प्रोग्राम था उसकी शुरुआत ही इन्होंने पैसे लगाकर और सारी चीज़ों से किया। कैंसर के अगर सबसे बड़े शुरुआत हुई हमारे यहाँ देश में कैंसर रिसर्च, टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल मुंबई में, ये टाटा की देन है। IIM अहमदाबाद टाटा की देन है। II एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टाटा का शुरू किया हुआ है। इसके अलावा टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर, ये भी टाटा की देन है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किताबों को भी बढ़ावा देने वाले में सोचे कहाँ किताब और कहाँ ये सब, टाटा मैग्रॉय हिल के नाम से इनकी कंपनी बुक्स को लेकर थी। कॉस्मेटिक में एक नाम था, लक्ष्मी कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था टाटा ने, जिसको अब आप लैक्मे के नाम से जानते हैं। असल में कभी लक्ष्मी हुआ करता था। तो इतनी सारी चीज़ें और सारे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा टाटा जो ट्रस्ट है ना उसको दान किया जाता है और उससे लोगों की भलाई होती है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना, पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, दिल कम लोगों के पास होता है, और वो दिल रतन टाटा के पास था। इसीलिए ऊपर वाले से दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको सीख दे कि इंसान कुछ भी बने, अपना तो सब कुछ देखता है, अपने लिए तो हम सब सोचते हैं,
अपना तो पेट हम सब भरते हैं, लेकिन अगर अपने हिसाब से हम सामने वाले को भी ज़रूरतमंद के तो थोड़ा सा भी मदद कर दें, उनकी भी भूख को थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा कुछ हिस्सा दे दें, दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। तो ये थी आज की कहानी।